हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स, मतलब शर्त। जैसे अपने पढ़ा था कि प्लान तीन तरह के होते हैं: सिंगल, स्टैंडिंग एंड अदर। सिंगल मतलब जो ऐसे प्लान जो रिपीट नहीं होते। स्टैंडिंग मतलब ऐसे प्लान जो रिपीट होते हैं। और अदर मतलब जो ना कि रिपीट भी नहीं होते और रिपीट भी होते हैं। मतलब कि ऐसे प्लान जो लॉन्ग टर्म में रहते हैं एज कंपेयर टू सिंगल, और शॉर्ट टर्म में रहते हैं एज कंपेयर्ड एज कंपेयर्ड टू स्टैंडिंग। ठीक है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स। इसका मतलब क्या है सर? टाइप्स ऑफ प्लान्स मतलब जैसे कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव है, फॉर एग्जांपल कि उसको अपनी जो सेल है वो 20% से इंक्रीज करनी है, 20% इंक्रीज इन सेल। ठीक है। तो उसके लिए उसको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी पहले कि मुझे ये स्टेप्स कह सकते हो, कह सकते हो ये मेथड मैं चूज करूंगी स्ट्रेटेजी का, जिससे मेरी जो सेल है वो इंक्रीज होगी। और सेल इंक्रीज करने के लिए जैसे मान मैंने कोई प्रमोशन का मेथड यूज करा, तो इसके लिए इनको मनी भी चाहिए होगा, है कह सकते हो पैसा चाहिए होगा लगाने के लिए। तो मतलब एक प्लानिंग करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव जब प्लानिंग प्रोसेस होता है तो उसके अंदर और भी सब प्लान्स होते हैं, कह सकते हो प्लानिंग इंक्लूड्स मैनी सब प्लान्स। प्लानिंग इंक्लूड्स सब प्लान्स। ठीक है। अब एक एक प्लान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। प्लानिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव फंक्शन मतलब कि हर एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जितनी भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है हर एक लेवल पे प्लानिंग होगी, चाहे टॉप हो, मिडल हो या लोअर हो। ये खाली टॉप लेवल का काम नहीं है, बट मैनेजर्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स परफॉर्म प्लानिंग फंक्शन। हर एक लेवल पे प्लानिंग का फंक्शन होता है। द प्लान्स फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स में डिफर फ्रॉम द प्लान्स फ्रेम्ड बाय द मिडल एंड लोअर। क्योंकि जो टॉप पे बंदा होता है उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, जो मिडल में बैठा है उसको खाली अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचेगा, और जो लोअर में बैठा है जो उसको मिडिल डिपार्टमेंट वाला कहेगा खाली लोअर वाला वो फॉलो करेगा। तो कुछ ऐसे प्लानिंग होती है या प्लान्स होते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है, कुछ मिडिल करती है और कुछ लोअर करती है, जिसकी वजह से ये प्लानिंग का परवेसिव फंक्शन है, मतलब ये हर लेवल्स पे होती है। ठीक है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स और कॉमन प्लान्स फोन बाय द मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल्स आर। इसका मतलब क्या है कि जब भी किसी किसी प्लानिंग होती है, जब प्लानिंग होती है, अपने प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ा था उसमें क्या था, पहले एक ऑब्जेक्टिव देखते हैं अपन कि कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, मतलब ऑब्जेक्टिव ये कह सकते हो इक्वल टू गोल। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। ये कहता है ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट कह सकते हो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव के बारे में बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के बारे में मतलब कि ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक। सॉरी। ठीक है। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रिलेवेंट, टी फॉर टाइम बाउंड। इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। एस स्पेसिफिक मतलब एक स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे इंक्रीज इन सेल बाय 10%, ये अपना एक गोल हो गया जो एक स्पेसिफिक है जो अपने को अचीव करना है। ठीक है। फिर मेजरेबल, मेजरेबल पता कर सकते हैं 10% में वो, जैसे मान लो अपनी पास सेल दे सकते हैं कि इस बार अपनी सेल कितनी हुई, तो उसको अपन मेजर कर सकते हैं इस बार की सेल को, पिछली बार की सेल को, आने वाली सेल को। मतलब जो अपना ऑब्जेक्टिव है कह सकते हो, जो अपना गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल। अब जैसे मान लो इंक्रीजिंग सेल बाय 10% है, इसकी जगह अपन 90% कर देते तो कह सकते हो थोड़ा सा ये इम्पॉसिबल हो जाता कंपनी के लिए अचीव कर रहा। तो हमेशा एक ऐसा गोल होना चाहिए जो अचीवेबल हो। ठीक है। फिर आता है रेलेवेंट। रेलेवेंट मीन्स वो बिजनेस के हिसाब से रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब उसकी सेल के हिसाब से, उसके प्रॉफिट के हिसाब से जो गोल है वो बिजनेस के हिसाब से होना चाहिए, ना कि नॉन बिजनेस प्रॉफिट, नॉन बिजनेस गोल्स। ठीक है। फिर आता है टाइम बाउंड, मतलब जो पर्टिकुलर गोल है अपना वो एक पर्टिकुलर लिमिट में या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पूरा हो जाना चाहिए, वरना उस गोल को अचीव करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे बाय 1 मंथ,
अगर ये खाली जो गोल अपना इंक्रीज इन सेल का अगर वो 1 मंथ में अचीव हो जाता है तो ठीक है, वरना इसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, फिर आता है फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन, मतलब कंपनी क्या करना चाहती है। इज द एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग, मतलब प्लानिंग होती किसके लिए, गोल के लिए। जब गोल अचीव कर लेंगे तो क्या कहते हो, प्लानिंग भी खत्म हो जाएगी, मतलब प्लानिंग कम्स टू एंड। ठीक है, ऑल एक्टिविटीज आर गाइडेड टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो अपना गोल होएगा उसी हिसाब से सारी प्लानिंग होएगी। कितना पैसा खर्च करना है, कितने आदमी लगाने हैं, कितना फर्नीचर चाहिए, क्या कुछ टेक्निक्स चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी चाहिए, तो मतलब सारा गोल की तरफ ही फोकस होता है। ठीक है, सर्व एज गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग, मतलब सारे एक गोल को, जैसे इंक्रीज इन सेल में 10% है तो जितने भी डिपार्टमेंट होंगे सब एक चीज को देखेंगे कि सेल को इंक्रीज करना है, जिसकी वजह से एक ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग की तरफ एक गाइड जाता है कि हमें सेल इंक्रीज करनी है 10% से, जिसकी वजह से एक प्रॉपर प्लान बनता है और सारे अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाते। डिफाइंस द फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स व्हिच द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू रियलाइज, मतलब अब ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है 10% से, फिर बाद में होगा 15%, फिर होगा 20%, तो मतलब जो कंपनी या जो कॉर्पोरेट अपने फ्यूचर के लिए या फ्यूचर स्टेट ऑफ अफेयर्स, मतलब जिसके लिए वो बनी है या अपने फ्यूचर गोल के लिए वो हेल्प करती है अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ठीक है, दीज आर यूजुअली सेट बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट में एक तो बंदे कम होते हैं और उनको नॉलेज भी अच्छी खासी होती है, और वो कह सकते हो जो टॉप लेवल पे होते हैं वो ओनर होते हैं, जिसकी वजह से वो ही डिसाइड करते हैं कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। अगर अगर मान लो फॉर एग्जांपल टॉप, मिडल, लोअर, ठीक है, टॉप पे 4, इधर 10, इधर 50, अगर 4 जने होंगे तो एक कह सकते हो जो गोल है अपना वो आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। 10 होंगे तो कम डिसाइड होगा, 50 होगा कम डिसाइड होगा, और ऊपर से जो 4 है ये ओनर्स है, इनके हाथ में कंपनी है। अगर मान लो कुछ भी कंपनी में लाइबिलिटी इनकर हो जाती है, कंपनी के ऊपर कुछ भी केस वगैरह कुछ भी सूट वगैरह फाइल होता है, तो जो ओनर है वही डील करेंगे, ना कि मिडल और लोअर मैनेजमेंट की वजह, जिस वजह से जो गोल है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव है, ये कह सकते हो गोल है, वो ना तो सिंगल है ना स्टैंडिंग है। ऐसा क्यों सर? सिंगल इसलिए नहीं है क्योंकि जो गोल अपना वो बार बार रिपीट नहीं होता। अगर आज 10% सेल इंक्रीज कर ली तो ये नहीं है अगली बार भी 10% करेंगे, अगली बार आप 20 कर सकते हैं या आप 15 कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये सिंगल नहीं हो सकता और ये रिपीट भी नहीं होगा। और स्टैंडिंग क्यों नहीं है? क्योंकि विद इन जब टाइम पीरियड जैसे 1 महीने का था, 1 मंथ, जब ये अचीव हो जाएगा तो अपने को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन स्टैंडिंग प्लान कौन से प्लान होते हैं? जो बहुत ही कम चेंज होते हैं विद मिनिमम चेंजेस। लेकिन जो अपना गोल है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन बार बार नहीं, थोड़े थोड़े टाइम बाद, जिसकी वजह से ना तो ये सिंगल है ना है स्टैंडिंग है। ठीक है, फिर अपन चलते हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर। स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इसके अंदर काफी सी प्लान के अंदर काफी सारी चीजें इंक्लूड होती है। टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब गोल। द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेटेजीज आर, मतलब एक स्ट्रेटेजी को क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है, किस किस चीज से स्ट्रेटेजी बनती है। पहले डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, जो कंपनी का गोल होएगा, कंपनी का गोल था सेल को अपने को 10% से इंक्रीज करना है, तो जो स्ट्रेटेजी बनेगी वो गोल के हिसाब से बनेगी, ना कि किसी और चीज के हिसाब से। अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शंस, मान लो कंपनी के पास 3 ऑप्शंस है, या तो प्राइस को रिड्यूस कर दो, या जो सेल्स प्रमोशंस है उसको इंक्रीज कर दो, या कह सकते हो जो अपने गिफ्ट्स है या हैम्पर्स है उसको अपग्रेड कर दो। तो कंपनी के पास अलग अलग ऑप्शंस है, तो जो इसको बेस्ट होएगा इसके लिए कॉस्ट के हिसाब से भी और प्रॉफिट के हिसाब से भी, तो जो बेस्ट एक्शन होएगा उसको कंपनी चूज कर लेगी। ठीक है, फिर अलोकेटिंग रिसोर्स फॉर अचीविंग दी ऑब्जेक्टिव्स, मान लो कंपनी ने सेल्स प्रमोशन वाला तरीका अपना लिया, तो सेल्स प्रमोशन में किस किस तरीके से वो सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं, तो अपनी जितनी भी रिसोर्सेज है किसी भी तरीके की, फाइनेंशियल कह सकते हो आप या कह सकते हो मैन पावर, सारा वो एक ही जगह लगा देंगे, जिसकी वजह से जो स्ट्रेटेजी है वो काम कर सके, कह सकते हो एक एक्शन में आ सके स्ट्रेटेजी, और अपना जो गोल है वो आप अचीव कर सके। ठीक है, strategy formulation is the task of top level people and it must to scan and understand clearly the business environment। ये टॉप लेवल पीपल का इसलिए क्योंकि एक तो वो ओनर्स है और उनको सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो स्ट्रेटजी कुछ गलत लगा लेंगे तो खाली ओनर्स ही लायबल होंगे,
लेकिन अगर ये पावर मिडल और लोअर को दे दी, और मिडल और लोअर ने कुछ ही को, मिडल और लोअर पे जो बंदे बैठे वो कंपनी के एम्प्लॉइज है, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है वो कंपनी के बेनिफिट के लिए ना चाहे, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बना दे जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान हो जाए। इसलिए जो स्ट्रेटेजी की पावर है वो हमेशा टॉप लेवल पीपल के पास होती है, ठीक है। द कॉमन डिसीजन इन स्ट्रेटेजी और वेदर टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। एक स्ट्रेटेजी का कब होती है, जैसे मान लो कोई न्यू प्रोडक्ट या न्यू ऑब्जेक्टिव या न्यू बिजनेस आप खोल रहे हो, तो उसके लिए मेनली स्ट्रेटेजी लगाई जाती है, ठीक है। इफ टू इंट्रोड्यूस देन हाउ, कैसे उसको मार्केट में लेके आना है, फाइंडिंग आउट कस्टमर फॉर योर प्रोडक्ट्स, मेकिंग चेंजेस इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। ऑल द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिजनेस एनवायरनमेंट। मैं आपको एक केस स्टडी देता हूँ कि आप जियो के बारे में पढ़ना, किसके प्लान्स कंपेयर करना एयरटेल के साथ, वोडाफोन आइडिया के साथ, और मुझे कमेंट करके बताना कि क्या क्या डिफरेंस है या जियो ने क्या स्ट्रेटेजी लगाई अपने प्रोडक्ट को या अपने बिजनेस को टेलीकॉम मार्केट के बिजनेस में आने के लिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप एक कमेंट में लिख के बताएं, ठीक है। ऑल द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनी के फेवरेबल में है तो स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है, लेकिन अगर बिजनेस एनवायरनमेंट फेवर में नहीं है और स्ट्रेटेजी अच्छी है, तो काफी हद तक उस बिजनेस एनवायरनमेंट का जो इन्फ्लुएंस है या जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है, लेकिन कंप्लीटली खत्म नहीं होता, ठीक है। The strategy defines the future decisions regarding the organization's directions and scope in long run। मतलब अगर स्ट्रेटेजी अच्छी होगी तो ये फ्यूचर डिसीजंस को, जैसे मान लो कि अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसके रिलेटेड अपन ने जो स्ट्रेटेजी लगाई थी वो दी बेस्ट थी, जिसकी वजह से अपने को काफी सारा प्रॉफिट हुआ। मतलब ये जो स्ट्रेटेजी है वो अपने को लॉन्ग रन में और बिजनेस में टिके रहने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, ये आसान है। कहता है फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजी, it is the blueprint of the business and provides outline of business। मतलब जब आप स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ेंगे या स्ट्रेटेजी कर रहे होंगे तो आप पहले बिजनेस को स्टडी करेंगे कि आप बिजनेस किस किस काम में लगा हुआ है, मतलब कौन कौन सा वर्क करता है, उसके अंदर सारी चीज पढ़ेंगे, इसकी जो क्या वीक पॉइंट है, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप सारे पढ़ेंगे, जिसकी वजह से जब ने एक तो बिजनेस का ब्लूप्रिंट और आउटलाइंस ऑफ बिजनेस बताता है, ठीक है। फिर आता है स्ट्रेटेजी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट कंपनी के लिए फेवरेबल है, फॉर एग्जांपल अब जैसे मान लो कोई म्यूजिक इंडस्ट्री है और वो मार्केट में आना चाहती है और वो अपने जो सॉन्ग्स है वो लॉन्च करती है, तो आप कंपेयर करते हैं 2021 को 2000 से 15 से, ठीक है। अब 2021 में क्या है, 600 रुपए का पैक मान लो, जिसके अंदर 84 डेज 84 GB, ठीक है। और 2015 में 600 रुपए क्या 60 दिन और 2 GB नेट। तो अब अगर म्यूजिक इंडस्ट्री 2021 में ग्रो करना चाहती है तो उसके लिए जो इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल है, चाहे आप कुछ ही को एग्जांपल लो। लेकिन अगर आप 2015 में कंपेयर करते हैं तो जो उसके लिए इन्वायरमेंट था वो अच्छा नहीं था, क्योंकि अगर बंदा 2 GB में से गाने डाउनलोड करेगा तो उसके लिए आखिर में नेट बहुत कम बच जाएगा, जिसकी वजह से एक जो स्ट्रेटेजी है म्यूजिक इंडस्ट्री की, वो या किसी भी बिजनेस की, वो बिजनेस इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, ठीक है। स्ट्रेटेजी डायरेक्ट्स द फ्यूचर डिसीजन मेकिंग एंड स्कोप इन लॉन्ग रन। अब म्यूजिक इंडस्ट्री जो अपने सॉन्ग्स लेके आती है उसमें एक ऑफर या स्ट्रेटेजी तो स्ट्रेटेजी लेके आती है कि जो भी कोई गाना 3 मिनट का गाना पूरा सुनेगा उसके लिए कैसे ऑफर है, उसके लिए जो एड म्यूजिक आती है, जैसे एड सॉन्ग्स आते हैं, वो नहीं लगेंगे। तो मतलब कंपनी की जो स्ट्रेटेजी है उसको हेल्प करती है लॉन्ग रन में सर्वाइव करने के लिए। स्ट्रेटेजी प्रोवाइड्स द ब्रॉड काउंटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। मतलब अगर बढ़िया स्ट्रेटेजी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल जियो ने एक बढ़िया स्ट्रेटेजी लगाई है, कैसे रिलायंस कम्युनिकेशन एक बढ़िया स्ट्रेटेजी लगाई और उसने जो अपने प्लान्स थे कैसे एकदम चीप कर दिए, जिसकी वजह से जिनका जियो का बिजनेस है वो अलग, जैसे जियो का टेलीकॉम में आ गया, अब फाइबर वाला भी जैसे वाईफाई के सेक्टर में भी आ गया। मतलब जब ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता है, अगर मान लो पहले ही जब जियो आया था वो अपने रेट महंगे कर देता और भी सर्विस प्रोवाइडर से, तो उनका जो सेक्टर है वो नहीं चल पाता, लेकिन उसने अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी लगाई और बढ़िया दिमाग लगाया, जिसकी वजह से वो मार्केटिंग में आया और अपने जो अपना बिजनेस है वो एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेटजीज यूजुअली टेक द कोर्स ऑफ फॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिटी इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर मान लो स्ट्रेटजी की बात करते हैं आप,
स्ट्रेटेजी के अंदर अपन जब बात करेंगे, जब जियो का ही नाम आएगा खाली, ठीक है। जियो में अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी लगाई और उसका कह सकते हो एक नाम हो गया, कह सकते हो नेम एंड फेम हो गया जियो का मार्केट में। अगर मान लो जियो के नाम से कोई भी प्रोडक्ट आएगा तो कंपनी हर कोई प्रेफर करेगा, चाहे वो फोन हो, चाहे वाईफाई हो, चाहे कह सकते हो बैटरीज हो, कुछ भी हो, जियो के नाम से कोई भी आएगा तो सब उसको प्रेफर करेंगे। तो मतलब एक उसने शुरू में बेस्ट स्ट्रेटेजी लगाई और जिसकी वजह से जो उसका मार्केट में एक आइडेंटिटी है वो बन गई कि जियो का प्रोडक्ट बेस्ट होएगा, ठीक है। फिर आता है मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस will include decisions like whether the organizations will continue in same kind of business or combine new lines of activities or seek to acquire dominant positions in the same business. For example, अब जियो स्ट्रेटेजी लगा रहा है कि मार्केट में अब या तो जियो है या एयरटेल है या वोडाफोन आइडिया, ये तीन है। अब जियो सोच रहा है या स्ट्रेटेजी लगा रहा है कि अगर मैं वोडाफोन आइडिया को एक्वायर कर लूं या इसके अंदर अपने शेयर्स डाल दूं या किसी भी तरीके से वोडाफोन आइडिया को अपने अंदर कर लूं तो एयरटेल अब फिर कुछ भी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से खाली जियो की मार्केट रह जाएगी। मतलब स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ये भी फैसले लेते हैं कि किसी कंपनी को एक्वायर करना है या नहीं करना, ठीक है। फिर क्या आता है कि स्ट्रेटेजी सर स्टैंडिंग है, सिंगल है, ये अदर है। बच्चों ना तो स्टैंडिंग है ना सिंगल है, ये अदर है। ऐसा क्यों सर? सिंगल इसलिए नहीं है कि गोल होते हैं जो जो स्ट्रेटेजी है वो गोल के हिसाब से चेंज होती है। अब मान लो कंपनी को 20% इंक्रीज लाना है अपने प्रॉफिट में, तो जिसकी स्ट्रेटेजी है वो इसके हिसाब से होगी। तो मतलब ये बार बार चेंज होती रहती है, रिपीट नहीं होती, जिसकी वजह से सिंगल नहीं हो सकता और स्टैंडिंग में नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेटेजी जब तक ही होती है जब तक वो गोल पूरा नहीं हो जाता। गोल अगर 1-2 महीने में पूरा हो जाता है तो उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी भी चेंज करनी पड़ेगी। मतलब गोल इक्वल टू स्ट्रेटेजी, ठीक है। जैसे जैसे गोल चेंज होगा वैसे वैसे कंपनी की स्ट्रेटेजी चेंज होगी। गोल अगर अदर है तो स्टैंडिंग भी अदर हो, गोल अगर अदर है तो स्ट्रेटेजी भी अलग होगा। कहता है पॉलिसीज, पॉलिसीज मतलब जनरल गाइडलाइंस फॉर द इंटरनल इंटरनल स्टेक होल्डर्स। पॉलिसीज पॉलिसीज एक स्टैंडिंग प्लान होता है, मतलब ये जल्दी जल्दी चेंज नहीं होता और ये लॉन्ग रन के लिए रहता है। लेकिन अगर चेंज होएगा तो मिनिमम चेंजेस आएंगे। पॉलिसीज कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशंस जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। मतलब कंपनी के अंदर जनरली कोई ना कोई प्रॉब्लम्स या कह सकते हो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती ही आती है। तो मान लो कोई कंपनी का फॉल्ट हो गया, इलेक्ट्रिक फॉल्ट हो गया, या ऐसी जो सिचुएशंस जो पर्टिकुलरली आती ही आती रहती है, मतलब उसके लिए कंपनी को पॉलिसी बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कोई हमेशा कस्टमर ऐसे आते हैं जो कहते हैं क्रेडिट पे हमें सामान दे दो, क्रेडिट परचेज के लिए कह सकते हो कंपनी के क्रेडिट सेल के लिए कोई बंदे आते हैं, लेकिन कंपनी को पता चल गया कि बहुत सारे जने आते हैं, ये जनरल रिस्पॉन्स हो चुका है, तो कंपनी उसके ऊपर एक अपनी पॉलिसी बना देगी कि इसको क्रेडिट सेल नहीं करना, ठीक है। Policies are made at every level because the managers at every level need to decide or predetermine the way of handling a situation। क्योंकि कोई भी जैसे मान लो टॉप मिडल लेवल लोअर, ठीक है, टॉप पे भी कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी जो रिपीटेड होगी, जो आती आती है मिडिल पे भी और लोअर पे भी। जैसे लोअर पे कोई कंप्लेंट आ गई प्रोडक्ट की तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए कंपनी की क्या पॉलिसी है कि मिडिल लेवल को, फिर मिडिल लेवल पे मान लो कोई लोअर लेवल की कंप्लेंट आ गई तो उसको कैसे हैंडल करेगी, तो उसके लिए कंपनी ने एक पर्टिकुलर पॉलिसीज बनाई हुई है। कोई भी जनरल अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको वो आंसर कर पाते हैं। Policy formations always encourages initiative of employees because employees have to deal with these situations and the way of handling the situations। जैसे मान लो लोअर लेवल पे कोई कंपनी या कह सकते हो कोई कस्टमर कोई कंप्लेंट लेके आता है, तो और कंपनी ने या कह सकते हो टॉप लेवल ने कोई पॉलिसीज बना रखी है कि अगर लोअर लेवल पे कोई भी अपनी कंप्लेंट लेके आता है तो लोअर लेवल को ऐसा करना चाहिए, जिसकी वजह से लोअर लेवल के भी मन में कह सकते हो माइंड में एक ट्रस्ट बिल्ट होएगा कि कंपनी हमें देखती है, हमारी प्रॉब्लम को समझती है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी ने उसके लिए पॉलिसी बना रखी है ताकि बाद में लोअर लेवल को कोई ना डांटे या कुछ ना करे, ठीक है। देन दे विल बी एबल टू हैंडल द सिचुएशंस इन अ मच बेटर वे, क्योंकि उसके लिए कंपनी ने एक पॉलिसी बना दी और उसी वे में उसको डील करना है। मेजर पॉलिसीज आर मेड टू नोन टू ऑल द स्टेक होल्डर्स लाइक कस्टमर्स, क्लाइंट्स, कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि ये रेगुलरली टच में रहते हैं उस कंपनी के बिजनेस में, जिसकी वजह से कंपनी को उसकी या कह सकते हो स्टेक होल्डर्स को कंपनी की पॉलिसी के बारे में पता रहता है। जैसे मान लो कोई कस्टमर है
और कंपनी ने एक पॉलिसी बना रखी है नो क्रेडिट सेल। तो कोई कस्टमर जो रेगुलरली इसके पास जाता है कि उसको पता होगा कि कंपनी क्रेडिट परचेज सेल में काम नहीं करती, तो पहले से वो अपना बंदोबस्त करके चलेगा, जिसकी वजह से एक जो स्टेक होल्डर्स है उसको पॉलिसीज के बारे में पता चल जाता है कंपनी की। ये पढ़ लेना, ये भी क्रेडिट सेल का ही है, ठीक है। नो क्रेडिट सेल पॉलिसी और मेक और बाय पॉलिसी, ठीक है। रहता है फीचर्स ऑफ पॉलिसीज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, मतलब लॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बेस्ड होता है, लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, ना कि शॉर्ट टर्म। गाइड इट गाइड्स मैनेजर्स टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी। अब मान लो कोई पॉलिसी बना दी कि अपने को कोई क्रेडिट सेल नहीं करना, और कंपनी एक स्ट्रेटेजी लेके आ रही है कि हमें सेल इंक्रीज करना है 20% से, तो वो ये कैश फ्लो स्ट्रेटेजी नहीं लगाएगी कि हम क्रेडिट पे सेल देंगे। मतलब जो पॉलिसी है वो एक स्ट्रेटेजी में भी हेल्प करती है। पॉलिसी इज ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमाइज्ड वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स। अगर मान लो कोई बंदा प्रॉब्लम लेके आता है कि मेरी इस कैश फ्लो प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट हुआ है, और कंपनी ने उसके ऊपर एक पॉलिसी बना रखी है कि जो लोअर लेवल में बंदा होएगा वो एक कह सकते हो मेल करेगा, मिडिल लेवल पे भी और टॉप लेवल पे भी, तो जिसकी वजह से एक प्रॉपर सिस्टमाइज्ड वे, कस्टमाइज्ड वे हो जाता है उस प्रॉब्लम को, सिचुएशन को हैंडल करने का। पॉलिसीज डिफाइंड ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच मैनेजर में फंक्शन। अब मान लो कोई लोअर लेवल पे बंदा है और वो लेके आता है कंप्लेन टॉप लेवल की, तो लोअर लेवल से डील नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए उसकी एक पॉलिसी नहीं बनाई हुई। तो मतलब जो पॉलिसीज है वो लोअर लेवल को या हर एक लेवल पे जो मैनेजर बैठा है उसकी ड्यूटीज को, उसको कैसे कैसे बिहेव करना है उसको एक स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। और पॉलिसीज क्या होता है, ये कह सकते हो स्टैंडिंग प्लान होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि पॉलिसीज लॉन्ग रन के लिए बनती है। ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने क्रेडिट सेल कर दिया तो कल कैश सेल कर देंगे, अगर आज कैश सेल कर दिया तो क्रेडिट सेल कर देंगे, ये बहुत ही कम चेंजेस में आती है, ठीक है। फिर आता है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स मतलब जैसे अपन कह सकते हैं प्रोसेस। प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड स्टेप्स, मतलब प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड इन एडवांस टू हैंडल फ्यूचर कंडीशंस। अगर मान लो कोई कंडीशन आती है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो एक हॉस्पिटल का एग्जांपल ले लो। अब कोई एक मान लो मर्डर का केस आता है, तो पहले जो डॉक्टर्स होते हैं, कह सकते हो जो हॉस्पिटल होता है, वो क्या कहता है कि पहले आप एक एफआईआर कटवाओ या एफआईआर दर्ज करवाओ, उसके बाद हम हैंडल करेंगे। तो पर्टिकुलर एक स्टेप्स होता है, कह सकते हो प्रोसेस होता है, जो जो बिजनेस है या कॉर्पोरेट है, कोई भी बिजनेस एंटिटी है वो फॉलो करती है एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय एम्प्लॉइज इन डिफरेंट सिचुएशंस मस्ट बी प्री डिटरमाइंड। अगर मान लो कोई डॉक्टर है उसको प्रोसीजर्स नहीं पता और वो सीधा एडमिट कर लेता है तो बाद में दिक्कत हो सकती है। So that everyone follows same steps, the procedures can be defined as the exact manner in which an activity has to be accomplished। मतलब एक पर्टिकुलर चीज जो फॉर एग्जांपल अपने को एक पेन बनाना है, उसके लिए अपने को पहले उसकी रिफिल चाहिए, अपने को पहले उसकी बॉडी चाहिए, तो एक पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं जिसके कारण हम अपने गोल के ऊपर पहुंच पाते हैं। फॉर एग्जांपल द प्रोसीजर्स फॉर एडमिशन इन अ पर्टिकुलर स्कूल कैन बी। प्रोसीजर मतलब पहले आप जाओगे प्रोस्पेक्टस लेके आओगे, फिर फिल करोगे, उसको जमा कराओगे, फिर आपके बच्चे का टेस्ट होएगा, टेस्ट में अगर वो अच्छे मार्क्स आए तो उसको एडमिशन मिल जाएगा वरना नहीं मिलेगा। मतलब एक प्रॉपर प्रोसीजर्स या कह सकते हो प्रोसेस होता है जिसको कंपनी फॉलो करती है अपने गोल के लिए, अपने टारगेट के लिए। प्रोसीजर्स आर मेड कॉमन फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। अभी ऐसा नहीं है जो परचेज डिपार्टमेंट है और सेल डिपार्टमेंट है या इसके जो डिपार्टमेंट है सबके लिए पॉलिसीज प्रोसीजर सेम रहेंगे। यूं नहीं है कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए प्रोसीजर्स अलग होंगे, क्योंकि अगर प्रोसीजर अलग अलग होंगे तो कह सकते हो कंपनी में एक सेंस ऑफ इक्वालिटी नहीं आएगी और कंपनी ग्रो कभी भी नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल द प्रोसीजर टू हैंडल द ऑर्डर बाय मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व सेल्स डिपार्टमेंट ऑल्सो। मतलब पहले जो सेल डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेल डिपार्टमेंट के पास ऑर्डर आया तो ये मैन्युफैक्चरिंग को बताएगी, मतलब एक प्रॉपर प्रोसेस से चलना पड़ेगा। अगर जो ऑर्डर आया है सीधा मैन्युफैक्चरिंग के पास चल जाए तो प्रोसीजर्स या कह सकते हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए स्टेप्स गलत हो जाएंगे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर आता है फीचर्स ऑफ प्रोसीजर्स। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स मतलब एक सीरीज होती है, जो स्टेप्स होते हैं उसके ऊपर ही कंपनी को चलना होता है। जनरली मेंट फॉर इनसाइडर्स ओनली। फॉर एग्जांपल आप प्रोस्पेक्टस के लिए जाते हो या एडमिशन के लिए जाते हो अपने बच्चों के लिए, तो जो काउंटर पर होगा वो आपको प्रोस्पेक्टस देगा, फिर वो इंटरनली सारे रिकॉर्ड्स को चेक करेगा, उसके पेपर्स बनाएगा, उसको चेक करेगा, फिर आपको इन्फॉर्मेशन देगा। मतलब
जो कुछ प्रोसीजर्स है, कुछ स्टेप्स होते हैं वो इनसाइडर्स के लिए, मतलब विद इन बिजनेस के अंदर जो काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉइज, उनके लिए ही होते हैं। आर मोस्टली ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब एक प्रॉपर नंबरिंग में होते हैं, 1 2 3 4, पहले ये काम होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। The sequence of steps or actions to be taken to enforce a policy and attain predetermined objectives, मतलब एक the sequence of steps और actions, मतलब एक sequence of steps है और actions है जो कि एक कंपनी लेती है अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या गोल को पूरा करने के लिए। एग्जैक्ट मैनर इन विच एन एक्टिविटी हैज टू बी टेकन, मतलब आपको अगर एडमिशन लेना है तो प्रॉपर एक स्टेप से गुजरना पड़ेगा, तब भी आपको अपना एडमिशन मिलेगा। मतलब एक एग्जैक्ट मैनर दिया हुआ है अपनी स्कूल ने, जिसके कारण ही आप या जिस वजह से आप एडमिशन ले सकते हो स्कूल में, ठीक है। पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। प्रोसीजर्स आर स्टेप्स टू बी कैरिड आउट विद इन ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क, मतलब पॉलिसी और प्रोसीजर है वो एक इंटरलिंक्ड है, क्योंकि अगर मान लो कंपनी की पॉलिसी है कि पहले आपको, जैसे मान लो कोई टॉप लेवल पे कंप्लेन करना आता है किसी मान लो लोअर लेवल की कंप्लेन, तो इन्होंने एक पॉलिसी बनाई हुई है कि अगर आपको मिडिल लेवल की कंप्लेन, टॉप लोअर लेवल की कंप्लेन करनी है तो पहले आप मिडिल से करोगे, अगर मिडिल ही करनी है तो आप टॉप से करोगे, अगर आप लोअर की सीधा टॉप पे करोगे तो आपके लिए नहीं है। तो मतलब एक पॉलिसी भी बनाई हुई है कि आप पहले मिडिल पे जाओ फिर टॉप पे जाओ, और एक प्रोसीजर भी यही है कि पहले आपको टॉप लोअर पे जाना पड़ेगा, फिर मिडिल पे और फिर टॉप पे, ठीक है। मेथड्स और जो प्रोसीजर होता है वो भी अपना स्टैंडिंग प्लान होता है, ठीक है, क्योंकि एक लॉन्ग रन के लिए चलता है कि अगर मान लो किसी को स्कूल में एडमिशन लेना है तो यूं तो नहीं है सीधा उसको टेस्ट करा देंगे, फिर प्रॉपर एक प्रोसीजर्स बना होता है जिसकी वजह से एक ये स्टैंडिंग प्लान होता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत तेज स्पीड में बोल रहा हूँ तो आप इस वीडियो की स्पीड भी कम कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है मेथड्स। मेथड्स मतलब कह सकते हो, फॉर एग्जांपल जब हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो सर कहते थे कि ये मेथड है इसका सॉल्व करने का, मतलब एक पर्टिकुलर वे उस चीज को सॉल्व करने का। मेथड्स कैन बी डिफाइंड एज फॉर्मलाइज्ड और सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग अ जॉब। द मैनेजर्स डिसाइड इन एडवांस द कॉमन वे ऑफ डूइंग अ जॉब सो दैट देयर इज नो डाउट इन माइंड ऑफ एम्प्लॉइज कि ये काम इसी तरह की करना है वरना नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको मान लो, क्या एग्जांपल दूं इसका, ले लो वैल्यूएशन ऑफ डेप्रिसिएशन ले लो, ठीक है, जो एग्जांपल इसमें दिया हुआ है। उसने कह दिया कि आप एसएलएम से लोगे, तो उसने एक पर्टिकुलर मेथड बता दिया कि आपको कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है या काउंट करनी है। अगर आप इसकी जगह डब्ल्यूडीवी लेते हो तो कंपनी की जो पुरानी बैलेंस शीट है और अब वाली बैलेंस शीट है उसमें काफी सारा डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से बिजनेस एंटिटी को नुकसान झेलना पड़ सकता है, ठीक है। तो देयर कैन बी यूनिफॉर्मिटी। अब अगर एसएलएम है, जो भी ऑडिटर्स आएगा, जो भी क्लाइंट होंगे, वो देख सकते हैं कि इन्होंने एसएलएम मेथड अडॉप्ट करा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी में यूनिफॉर्मिटी आती है। दीज हेल्प्स इन अप्लाइंग द टेक्निक्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, मतलब एक स्टैंडर्ड बन जाता है कंपनी में कि जब से कंपनी शुरू हुई है और जब कंपनी बंद होगी उन्होंने एक पर्टिकुलर ही मेथड लगाए रखा, जिसकी वजह से एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी डाटा आ जाएगा और एक स्टैंडर्ड बना रहेगा कि शुरू से इसने एसएलएम मेथड लगाया है। एक्ट एज गाइड फॉर एम्प्लॉइज। फॉर एग्जांपल तो मान लो कोई नया ऑडिटर, कहते हो नया इंटर्न आ जाता है आपकी फर्म में और वो डब्ल्यूडीवी से लगाना चाहता है, लेकिन अगर आपने पहले से उसको एक मेथड बताया होगा कि हमारी कंपनी में ये लगता है, तो जिसकी वजह से कि एक एम्प्लॉइज को गाइड भी करेगा कि इसके अलावा एम्प्लॉइज को कोई मेथड नहीं लगाना। मेथड डील्स विद द टास्क compromising one step of our procedures and specify how these steps has to be performed, मतलब जो मेथड है वो डील करता है किससे, टास्क comprising one step of our procedures, मतलब फॉर एग्जांपल बताता हूँ। प्रोसीजर्स, आपको अपनी बैलेंस शीट बनानी है और उसमें आपको प्लांट की वैल्यू बतानी है। पहले क्या होगा, पहले आप प्लांट को देखोगे, उसकी वैल्यू को देखोगे, फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाओगे, फिर उसको अपनी रिपोर्ट में लगाओगे। तो मतलब ये पर्टिकुलर एक प्रोसीजर हो गया अगर आपको एक प्लांट की बैलेंस शीट में वैल्यू दिखानी है, ठीक है। पहले आपने देखा कि प्लांट की वैल्यू 10,000 थी पिछले साल और आप हर साल 1,000 कह सकते हो एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, तो 1,000 ये हो गया, तो 9,000 हो गया। तो मतलब जो अपना मेथड है किसको डेप्रिसिएशन लगाने का, वो क्या करता है, डील्स विद द टास्क कंप्राइजिंग, मतलब जो एक प्रोसीजर में टास्क होते हैं उसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। और हाउ एंड स्पेसिफाई हाउ द स्टेप्स हैज टू बी परफॉर्म, मतलब
जब एक डेप्रिसिएशन का प्रोसीजर आ गया, एक कह सकते हो कि जब अपने को एक प्लांट की वैल्यू देखनी है तो इसमें एक मेथड बता दिया प्रोसीजर के वक्त कि इस मेथड को लगाना है, ठीक है। द कॉमन वे ऑफ डूइंग जॉब इज नॉट डिसाइडेड इन एडवांस देन देयर विल बी कंफ्यूजन। मतलब पहले डेप्रिसिएशन का अपने नहीं देखा हो कोई कौन सा मेथड लगाना है कौन सा नहीं लगाना, तो बाद में जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, ठीक है। And comparison will not be possible. Features of methods: standardized way of in way which a task has to be performed, ये पढ़ेंगे अपन यहाँ पे। सिलेक्शन ऑफ राइट मेथड सेव्स टाइम्स मनी एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी। मतलब जब अपन ने देख लिया कि एसएलएम से अपने को 1000 ही लगाना है तो अपना टाइम भी सेव करेगा, एफिशिएंसी भी बढ़ाएगा, क्योंकि अपने ने हर साल एसएलएम मेथड लगाया है। मेथड्स वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क। मतलब मान लो एक जगह अपने को इन्वेंटरी मेजर करनी है, इन्वेंटरी, एक जगह डेप्रिसिएशन, तो हर जगह मेथड अलग हो गया। लीफ हो सकता है, फीफो हो सकता है, वेटेड हो सकता है, यहाँ पे कह सकते हो एसएलएम हो सकता है, डब्ल्यूडीवी होता है, नंबर ऑफ कह सकते हो यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकता है, नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड या नंबर ऑफ यूनिट्स यूज्ड। तो अलग अलग हिसाब से अलग अलग मेथड होते हैं और ये भी स्टैंडिंग प्लान होता है, ठीक है। फिर आता है रूल्स। रूल्स मतलब एक पॉलिसी का बड़ा भाई, मतलब रूल। फिर आता है रूल्स। रूल्स मतलब पॉलिसी का बड़ा भाई। रूल्स स्पेल आउट स्पेशल एक्शंस और नॉन एक्शंस ऑफ द एम्प्लॉइज। मतलब रूल्स बताना है कि आपको यस ये काम करना है और नो ये काम नहीं करना। अगर आप यस की जगह नो करते हो या नो की जगह यस करते हो तो आपको एक पनिशमेंट या पेनल्टी लेनी मिल जाएगी आपको। देयर इज नो डिस्क्रिशन अलाउड इन रूल्स, दैट इज दे मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। मतलब इसके लिए कंपनी कोई लीनियंसी नहीं बरतेगी, मतलब कंपनी किसी को भी माफ नहीं करेगी। अगर मान लो कंपनी का एक रूल है कि जो भी इसको इन्फॉर्मेशन है कंपनी की वो बाहर नहीं जानी चाहिए, और कोई जो कंपनी का मैनेजर है, एम्प्लॉई है, जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन है वो बाहर भेज देता है, तो कंपनी इसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। मतलब कंपनी ने रूल बना रखा है कि इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। And if rules are not followed, then strict actions can be taken against employees who are disobeying the rules. Rules are spelled out to create the environment of discipline. अगर आपको कह दिया कि ये करना और ये नहीं करना, तो डिसिप्लिन भी बन जाएगा और सारे फॉलो भी करेंगे उसको। अगर उसके खिलाफ कोई जाएगा तो उसको कह सकते हो एक पेनल्टी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल देयर कैन बी रूल ऑफ नो स्मोकिंग। अगर एक नो स्मोकिंग का रूल है तो वहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा और एक डिसिप्लिन बना रहेगा कि सारे एक दूसरे की बात भी मानेंगे। Rules generally guide the general behavior of the employees and employees cannot make any change in them, क्योंकि ये टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट होती है वो बनाती है। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एक पर्टिकुलर वे, एक पर्टिकुलर रूल्स या सेट ऑफ रूल्स बनाए होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। स्पेसिफाई व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना। रिजिड स्ट्रिंजेंट एंड कंपल्सिव इन नेचर, मतलब हर तरीके से इसको फॉलो करना पड़ेगा। दे आर यूजुअली द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान, क्योंकि जो बना दिया वो उसमें फॉलो करना है, कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना। नो स्मोकिंग मतलब नो स्मोकिंग, इसमें अपना कोई दिमाग नहीं लगाना। और एक स्टैंडिंग प्लान है क्योंकि एक कंपनी के लॉन्ग रन तक चलता रहता है। अगर मान लो कंपनी आज नो स्मोकिंग कह रही है और कल स्मोकिंग के लिए अलाउड कर देती है, तो कंपनी का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा नहीं रहेगा, जिसकी वजह से जो रूल्स है वो हमेशा स्टैंडिंग प्लान होता है। प्रोग्राम्स, फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम सुनते ही पार्टी शार्टी क्या जाती है? नहीं बच्चों। प्रोग्राम मतलब तो जैसे स्कूल में फंक्शन हो गया उसको कहते हैं पर प्रोग्राम। कोई कह सकते हो सोसाइटी में फंक्शन हो गया, मतलब एक पर्टिकुलर गोल, छोटा गोल, मतलब ऑब्जेक्टिव। तो जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्टर है, उसके लिए एक प्रोग्राम आ गया कि हमें ये छोटा सा टेंट बनाना है, ठीक है। प्रोग्राम का मतलब ये होता है और ये सिंगल यूज प्लान होता है क्योंकि ये बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है। कैसे? प्रोसीजर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ objectives, policies, procedures and rules. All these plans together form a program. The programs are made to get a systematic working in the organizations. The program creates relation between policies, procedures and goal. ये आपको लाइन याद करनी है कि जो प्रोग्राम है वो किससे रिलेशन बनाता है, एक तो पॉलिसी से, प्रोसीजर से और गोल से, ठीक है। The programs are also prepared at different levels. A primary program is prepared by the top level and then to support the primary program, supporting programs of different levels are prepared for smooth functioning of the example. Construction of company, construction of a shopping mall एक proper program है। इसके अंदर एक कंपनी का गोल भी है, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर भी लगाना पड़ेगा और एक कंपनी की कुछ पॉलिसीज भी होती है कि ये मटेरियल लगाना है ये नहीं लगाना। तो मतलब
प्रोग्राम एक कॉम्बिनेशन है किस किस का, ऑब्जेक्टिव का, पॉलिसीज का, प्रोसीजर्स का और रूल्स का, और ये रिलेशन किसके बीच में क्रिएट करता है, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड गोल्स के बीच में, ठीक है। ये फीचर्स ऑफ प्रोग्राम पढ़ लेना, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर आता है बजट। बजट मतलब, बजट के बाद अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। बजट मतलब कि एक मान लो सीए, बस बजट का याद आता है, सीए का नाम याद रखना है आपको कि इसके लिए अपने को पैसा कितना चाहिए, कितना देना है, कितना देना चाहिए था, कितना नहीं दिया। बेस्ट मतलब है बजट का यही, ठीक है। और ये सिंगल यूज प्लान होता है, हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग बजट बनता है कि अपने को लिए, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अपने को एक बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए 10 रुपए लगेंगे, घर बनाना है उसके लिए 12 लगेंगे। तो हर एक प्रोजेक्ट या हर एक प्रोग्राम के लिए अलग अलग बजट बनता है, यह आप पढ़ लेना। अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या मुझे मेल कर सकते हो getsetcommerce@gmail.com। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे।